साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए और जो अन्य आगे की परीक्षा होनी है उनके लिए जो आर्थिक पर्दे से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनको यहाँ पर देखेंगे। और इसके तहत हम लोग परीक्षा वाणी पब्लिकेशन के तहत जो है सामान्य अध्ययन विशेषांक आर्थिक प्रदेश नामक जो पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें आर्थिकी घटनाक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को संकलित किया गया है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी पुस्तक में लास्ट में वस्तुनिष्ठ वार्षिक आर्थिक समसामयिकी नाम से प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इन करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के तहत देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बजट 2023-24 की प्राथमिकता है? तो देखिए, जो केंद्रीय बजट 2023-24 है इसमें जो है 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें देखिए, एक है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना अर्थात आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है क्षमता का विकास जो इसमें नहीं दिया गया है, पांचवा है हरित विकास, वो भी इसमें नहीं दिया गया है, छठा है युवा शक्ति, वो भी इसमें नहीं दिया गया है, उसके यहाँ पे नारी शक्ति दिया गया है, और सातवां है वित्तीय क्षेत्र, तो वित्तीय क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। तो ये 7 प्राथमिकताएं हैं जिनमें से 4 के बारे में इस प्रश्न में दिया गया है। तो ये चारों जो है इन 7 प्राथमिकताओं में शामिल है। तो देखिए, ऑप्शन देखेंगे तो आपको 1, 2, 3 और 7 कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे यदि पहले वाले में 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 7 जोड़ दिया जाए तो ये वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ग्रामीण अधोसंरचना विकास, संधारणीय विकास, नारी शक्ति ये शामिल नहीं है। ठीक है, क्षमता का विकास शामिल है, संधारणीय विकास नहीं। अगला प्रश्न जो है कि भारत की कौन सी उपलब्धि समावेशी विकास को परिलक्षित करती है? तो देखिए, पहला, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था, ये सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के 9.6 करोड़ कनेक्शन, ये भी सही है। तीसरा, 120 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण, ये भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते, ये भी सही है। सबके सब सही हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, इसमें आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ये स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, ये सभी योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन। श्री अन्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? पहला, श्री अन्न का उल्लेख 2023-24 के केंद्रीय बजट में है, सही है। ज्वार, रागी, बाजरा, कट्टू, रामदाना, कगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा को श्री अन्न का नाम दिया गया है, सही है, ये मोटे अनाज है। सी, श्री अन्न जो है एक विशेष प्रकार का धान है जो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, ये सही नहीं है। डी, भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, सही है। अगला है, कृषि वर्धक निधि एग्रीकल्चर एक्सेलरेट फंड का प्रयोग निम्न में से किस हेतु किया जाएगा? तो देखिए, एग्री स्टार्टअप्स की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा किए जाने, सही है। किसानों को नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराने, इसके लिए भी। तीसरा, कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, इसके लिए भी। तो इन तीनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 डी ऑप्शन। अगला है, 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है? तो कपास के। अगला है, कृषि, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए साख वितरण जो ऋण देने की व्यवस्था है का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 20 लाख करोड़। अगला है, भारत में किस वर्ष तक सिकिल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लक्ष्य है? तो 2023-24 के बजट में सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है 2047 तक। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए की जा रही है? ये बच्चों और किशोरों के लिए। अगला है, वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित पीबीटीजी विकास मिशन किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है? तो ये संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। निम्नलिखित में से किस योजना के लिए वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन में 66% की वृद्धि करके कुल आवंटन परिव्यय 79,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है? तो ये किया गया है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। मनरेगा का बजट घटाया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान भारतश्री
का उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना। अगला है वर्ष 2023-24 के संघीय बजट में जेलों में बंद कतिपय संवर्ग के कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का उल्लेख है। यह सहायता किस वर्ग के कैदियों को मिलेगी? तो इसमें डी ऑप्शन पढ़िए, ऐसे निर्धन कैदियों को जो अदालत द्वारा आरोपित जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। अगला है वर्ष 2023-24 के संघीय बजट में पूंजीगत निवेश परिव्यय के बारे में की गई घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो सही है? कौन सा तथ्य सही है? देखिए, पहला, परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ रुपया किया गया है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, वर्ष 2023-24 की पूंजीगत निवेश परिव्यय आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा, ये भी सही है। तीसरा, वर्ष 2023-24 का परिव्यय 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक है, ये भी सही है। तो तीन के तीनों सही है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है वर्ष 2023-24 के में केंद्र के प्रभावी पूंजीगत बजट का आकार 13.7 लाख करोड़ है। प्रभावी पूंजीगत बजट का, सही है। दूसरा, वर्ष 2023-24 में केंद्र का प्रभावी पूंजीगत बजट जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4.5% होगा, ये भी सही। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, सी ऑप्शन। वर्ष 2023-24 रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय कितना है? तो ये आपका 2.4 लाख करोड़ रुपए है। अगला है शहरी अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन यहाँ दिए गए हैं। पहला, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की तर्ज पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की जाएगी, ये सही है। यूआईडीएफ अर्थात शहरी अवसंरचना विकास निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। और यूआईडीएफ शहरी अवसंरचना विकास निधि का उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों, ध्यान रखिएगा टीयर 1 शहरों की बात नहीं की, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। तीन के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन। अगला है भारत सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया है? तो तीन निर्णय की बात कीजिए। पहला, 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, सही है। 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, ये भी सही है। तीसरा, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये भी सही। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आयकर की नई प्रणाली में वेतन भोगी एवं पेंशन प्राप्तकर्ता आयकरदाताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया गया है? तो देखिए, पहला, वेतन भोगियों को 50,000 की मानक कटौती अनुमन्य किया जाना, ये सही है। दूसरा, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को 15,000 की मानक कटौती अनुमन्य किया जाना, ये भी सही है। तीसरा, 7 लाख तक की आय कर मुक्त होगी, ये भी सही। तीन के तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्यक्तिगत आयकर पर अधिभार होता है, जो सेस या सरचार्ज लगता है, के संदर्भ में वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तीन प्रावधान बताए गए हैं। पहला, 2 करोड़ से अधिक आय के लिए उच्चतम अधिभार जो सेस है वो 25% होगा, सही है। दूसरा, आयकर की प्रभावी अधिकतम दर लगभग 42.7% से कम होकर के लगभग 39% रह जाएगी, ये भी सही है। तीसरा, पुरानी आयकर व्यवस्था का विकल्प चयन करने वालों पर अधिभार में अर्थात सेस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, ये सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से किस योजना ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दोनों ने, तो सी ऑप्शन। अगला है वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास की धीमी गति के लिए निम्नलिखित में से किस कारक को उत्तरदायी माना जा रहा है? पहला, कोविड-19 महामारी को, सही है। रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते वस्तुओं की कीमतों में उछाल को, ये भी सही है। तीसरा, राष्ट्रों द्वारा मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए की गई मौद्रिक शक्ति को, तो ये तीन के तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन। अगला है वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किसकी कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ा है? तो प्राकृतिक गैस, रासायनिक उर्वरक, गेहूं और कच्चा पेट्रोलियम तेल के कीमतों में वृद्धि की वजह से, तो डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है आपका कि वर्ष 2022 में मौद्रिक शक्ति के साथ भारतीय रुपये सहित कई मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई है, सही है। और दूसरा, वर्ष 2022 में भारतीय रुपया दुनिया भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुद्राओं में से एक रहा है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से यूरोप में भू राजनीतिक विवाद का परिणाम माना गया है? तो किसे माना गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक शक्ति को, सही है। चालू खाते के घाटा में वृद्धि होने को,
भारत के निर्यातों की स्थिर वृद्धि को, इन तीनों के लिए जो है यूरोप का जो भू राजनीतिक विवाद चल रहा है उसी का ये परिणाम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वर्ष 2022 में भारत में लोगों को बाजार का फिर से अनुभव कराने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर लाने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है? तो कोविड-19 टीकाकरण के लगभग सार्वजनिक कवरेज का। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। कथन दिया गया है, अभिकथन है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना प्रारंभ की। सही है। कारण, यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय संकट से बचाने में सफल रही है। ये भी सही, परंतु कारण नहीं है। सही तो दोनों कथन है, परंतु कारण सही नहीं है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटक मध्यम अवधि में भारत के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण चालक होगा? तो देखिए, उच्च वित्तीय समावेशन, अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण सुधार, अधिक औपचारिकताएं और परिणामी दक्षता लाभ, ये चारों के चारों होंगे। तो डी ऑप्शन। अगला है, किस वित्तीय वर्ष के बजट में सरकारी व्यय के योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय वर्गीकरण को बंद कर दिया गया? 2017-18 के बजट में, 2017-18 के बजट में। अगला है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा सही है। पहला है, भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित आस्ती अर्थात एनपीए अनुपात जो है वो मार्च 2020 में 8.2% से घट करके सितंबर 2022 में 7 वर्षों के निचले स्तर 5% पर आ गया। सही है। दूसरा, निवल गैर निष्पादित आस्ती एनएनपी, ठीक है, ऊपर वाला सकल गैर निष्पादित आस्ती मतलब जीएनपी हो जाएगा, एनएनपी सॉरी जीएनपीए, और यहाँ पे एनएनपीए अनुपात जो है कुल आस्तियों के 1.3% के 10 वर्ष के निचले स्तर पर आ गया है। ये भी सही है, दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। अगला है, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 2006 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो लगभग 41 करोड़ लोग। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दो कथन दिए गए। पहला, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2014 में 28.6% से बढ़कर के वित्त वर्ष 2019 में 40.6% हो गया। सही है। दूसरा, वित्त वर्ष 2014 में कुल स्वास्थ्य व्यय के 64.2% से वित्त वर्ष 2019 में 48.2% के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय में सहवर्ती गिरावट आई है। ये दो के दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत की 16.4% जनसंख्या 2020 में ये 228.9 मिलियन लोग थे, बहुआयामी रूप से निर्धन रहे हैं। सही है। इसके अतिरिक्त भारत के 18.7% लोगों 2020 में 260.9 मिलियन को बहुआयामी निर्धनता से आघात योग्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला, मनरेगा के अंतर्गत सीमांत कृषकों की व्यक्तिगत भूमि पर किए गए कार्यों को भी अनुमेय कार्य सूची में शामिल कर लिया गया, उसे मनरेगा के तहत माना जाएगा। सही है। दूसरा, व्यक्तिगत भूमि पर किए गए कार्यों का हिस्सा 2014-15 के कुल पूर्ण कार्यों का 16% था, जो 2021-22 में बढ़कर के 73% हो गया। ये भी सही है। सी, इस वर्ग में आवास का निर्माण भी कराया जा सकता है, नहीं, ये शामिल नहीं है इसमें। डी, इन संपत्तियों का कृषि उत्पादकता तथा प्रति परिवार आय में वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। अगला है, जीवन की गुणवत्ता के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए प्रारंभ की गई बहुआयामी पहलों में शामिल है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल कार्यक्रम और सौभाग्य योजना। ये सभी के सभी इसमें शामिल है, तो डी ऑप्शन 1 2 3 4 5। आगे बात करते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पे 5 घटक दिए गए हैं। तो देखिए इसमें पहला, निर्धन महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता और स्वप्रबंधित तथा वित्तीय रूप से स्थायी सामुदायिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, ये शामिल है। दूसरा, वित्तीय समावेशन, ये भी शामिल है। तीसरा, सबके लिए स्वास्थ्य सह सबके लिए शिक्षा, ये शामिल नहीं है। स्थायी आजीविका, ये शामिल है। सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और
अभिसरण ये शामिल है। तो 1, 2, 4, 5 डी ऑप्शन। पूरी तरह से जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। चालू वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है? तो पौष्टिक अनाज मिलेट ईयर के रूप में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा सरकार ने दिसंबर 2022 में की है? तो 1 वर्ष तक। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान भारत के वस्तुगत निर्यात लगभग कितने रहे हैं? तो 330 अरब डॉलर। अगला है वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान भारत के वस्तुगत आयात, यहाँ निर्यात की बात की थे, आयात लगभग कितनी राशि के रहे हैं? तो ये आपका 550 अरब डॉलर। मतलब हम लोग निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारा व्यापार घाटा रहता है। आगे बात करते हैं। सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा को किस पद पर 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति 2023 में की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में। भारत की किस फिल्म के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 2023 में प्राप्त हुआ है? तो ये आरआर को। भारत के किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में संपन्न हुआ? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। पर्यटन को प्रोत्साहन देने, ध्यान रखिए 17वें नंबर का था। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई? तो स्पेन में। अगला है विमानन क्षेत्र की भारत की द्वैवार्षिक 2 वर्ष पर होने वाली प्रदर्शन एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2023 में संपन्न हुआ? तो बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो ये आपके 562 अरब डॉलर के। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 40वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा, 40वीं रैंक 2022 में। जबकि 2021 में भारत की रैंक कौन सी थी? 46 थी। 2021 में 46, 2022 में 40, मतलब 6 अंकों का सुधार हुआ है। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 के आधार पर भारत को कौन सी रैंक 180 देशों में जनवरी 2023 में प्रदान की गई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, ठीक है, सीपीआई 2022 में। तो इसको भारत को जो है 85वीं 50वीं रैंक मिली। 2021 में भी 50वीं ही रैंक थी, ठीक है। तो सेम रैंक है 2021 में, 2022 में। 2020 में 86वीं थी, 86 थी। अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का नियमित प्रकाशन है? तो विश्व बैंक का। निम्नलिखित में से किस उद्योग समूह के शेयरों में भारी गिरावट के कारण निवेशकों को भारी नुकसान का सामना जनवरी 2023 में करना पड़ा? अडानी के शेयरों में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के जनवरी 2023 में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में भारत के जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो ये 7% अनुमानित की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित की गई है? 1,70,620 रुपये। अगला है, तो ध्यान रखिए ये प्रचलित मूल्यों पर, चालू मूल्यों पर है ये। 56 नंबर क्वेश्चन 56। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस उपक्षेत्र में मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण में, सेवा सेक्टर में। अगला है भारत में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की माप के लिए वर्तमान में किस वर्ष को आधार वर्ष लिया गया है? राष्ट्रीय आय की माप के लिए 2011-12 को। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा में। भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है सेबी। आप कमेंट बॉक्स में सेबी का फॉर्म बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में प्रवासी भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है? तो अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का शेयर सूचकांक है? तो यह है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी है। अगला है निम्नलिखित में से किसे बैंकों के बैंक के रूप में माना जाता है? आरबीआई को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आर्थिक विकास कब समावेशी होती है? जब यह रोजगार सृजित करती है। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण ऋणों के लिए सर्वोच्च बैंक या वित्तीय संस्थान कौन है? नाबार्ड है। रेपो दर में विगत महीनों में लगातार वृद्धि से बैंकों ने अपने ऋण व जमाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। सरकार ने अपनी लघु बचत योजनाओं पर भी ब्याज वृद्धि 1 जनवरी 2023 से की है। राष्ट्रीय बचत पत्रों एनएससी पर सालाना ब्याज दर कितनी की गई है? तो ये 7% की गई है। डाकघर बचत खातों पर ब्याज दर अब कितने प्रतिशत है? ये 4% है।
पब्लिक प्राइवेट फंड पीपीएफ पर ब्याज दर में कोई परिवर्तन 1 जनवरी 2023 से नहीं किया गया है। यह दर कितने प्रतिशत पर बरकरार है? तो 7.1 पर। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत कंपनी ओएनजीसी के चेयरमैन पद पर किसकी नियुक्ति दिसंबर 2022 में की गई है? ओएनजीसी के पद पर अरुण कुमार सिंह की। अगला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसको मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। इस योजना के तहत लगभग कितने लोगों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा था? 81 करोड़ 81 करोड़। नए वर्ष में गेहूं की सरकारी खरीद अप्रैल माह में प्रारंभ होगी। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल इस वर्ष 2023 में निर्धारित है? तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, 2125 रुपये। 2125 रुपये जो गेहूं की एमएसपी है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग समूह ने एनडीटीवी की लगभग 29% हिस्सेदारी प्रवर्तकों से खरीदी है? अडानी समूह ने। विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स की वर्ष 2022 की सूची में शामिल भारत की 6 महिलाओं में श्रीमती शोमा मंडल का भी नाम है। शोमा मंडल भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी की सीएमडी हैं? तो सेल कंपनी की। मिताली एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारत व किस अन्य देश के बीच प्रचलित रेलगाड़ी है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। अगला है पद का दुरुपयोग कर बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में श्रीमती चंदा कोचर को सीबीआई ने दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया। श्रीमती चंदा कोचर निम्नलिखित में से किस बैंक की प्रबंध निदेशक नहीं है? आईसीआईसीआई बैंक की। सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ग्रामीण रोजगार से। उद्योग व्यापार जगत के अग्रणी संगठन फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसने कार्यभार दिसंबर 2022 में संभाला है? शुभ्रकांत पांडा ने। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग व्यापार जगत के उद्यमियों का संगठन नहीं है? ट्राई। तो ट्राई देखिए क्या है, ये आपका इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि टेलीकॉम संबंधित है। जबकि पीएचडीसीआई क्या है? पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। और एसोचैम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और वहीं AIMA क्या है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? तो 12 कंपनियों को। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदा गया? फ्रांस से। जैव विविधता संबंधित COP 15 सम्मेलन दिसंबर 2022 में किस शहर में संपन्न हुआ? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में। आपसे प्रश्न है कि यह बताइए कि मिस्र के शर्म अल शेख में कौन सा सम्मेलन हुआ था? आगे चलते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा के तहत निम्नलिखित में से किस दर में 0.35% की वृद्धि रिजर्व बैंक द्वारा की गई है? तो रेपो दर में, बैंक दर में और सीमांत स्थायी सुविधा दर में। तो 1 2 3 सी ऑप्शन। अगला है चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में व्यक्त किया? 6.8%। लंबे समय तक सार्वजनिक क्षेत्र में रही एयर इंडिया अब टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। विमानन क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी का विलय एयर इंडिया में होने जा रहा है? तो विस्तारा का। निम्नलिखित में से किस देश या क्षेत्र के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता दिसंबर 2022 में प्रभावी हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। नई दिल्ली में नवंबर 2022 में संपन्न भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य का दर्जा किन 2 राज्यों को प्रदान किया गया? केरल और उत्तर प्रदेश को। नवंबर 2022 में नई दिल्ली में संपन्न 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। सी ऑप्शन। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन नवंबर 2022 में किस शहर में किया गया? तो गोवा में। यहीं पर हमेशा होता है अधिकतर टाइम। अगला है नवंबर 2022 में भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री का दर्जा किस देश को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया फ्रांस को। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म जगत से संबंधित निम्नलिखित में से किस हस्ती को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? चिरंजीवी को। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक प्रदान किया गया? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, स्पेन की मूवी है। तो बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? जे ईरानी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए की कुल कितनी किस्तें नवंबर 2022 के अंत तक जारी की जा चुकी हैं? 12। अगला है दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में अब कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा
प्राप्त नहीं है। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड को, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, गेल इंडिया को प्राप्त है, परंतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नहीं है। ये आपकी मिलरत कंपनी है। अगला है विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 का 17वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। और वहीं 18वां शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, भारत में संपन्न होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में G20 समूह का अध्यक्ष है? तो भारत है। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस है। और वहीं नवंबर 2022 में देश की एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट को क्या नाम दिया गया है? विक्रम एस नाम दिया गया है। और विक्रम एस भारत खनिज तेल की अपनी सालाना जरूरत का लगभग कितने प्रतिशत भाग आयात करता है? तो 85% भाग आयात करता है। और वहीं अगला देखें, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2022 में देश के कुल वस्तुगत आयातों में तेल आयात का भाग लगभग कितने प्रतिशत था? तो ये 30% था। डोनी पोलो हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नवंबर 2022 में किया, कहाँ स्थित है? तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने का संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग का ताज़ा अनुमान है? तो ये अनुमान 2023 तक के लिए है। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयर बस परिवहन विमानों के देश में ही उत्पादन के लिए संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये गुजरात के बड़ोदरा में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की कितनी किस्तें एक वर्ष में सरकार द्वारा मदद के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं? तो 6,000 देना होता है, तो 3 किस्तें दी जाती हैं 4-4 महीने पे। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी रही है? कुल संख्या 15 लाख थी। आगे बढ़ते हैं, 2021 में भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे। और भारत को लगभग कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन 2021 के दौरान विदेशी पर्यटन आगमन से हुआ? तो $9 अरब का। कृषिगत उपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य उपजों की अखिल भारतीय औसत लागत का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखने की सरकार की नीति है? तो 150-150%। तो सी ऑप्शन। अगला है, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। यह गेहूं की औसत उत्पादन लागत पर कितने प्रतिशत का प्रतिफल किसानों को प्रदान करेगा? तो 100% का प्रतिफल प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी की किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि सरकार द्वारा की गई है? तो मसूर में। अगला है, 2023-24 विपणन वर्ष के लिए विभिन्न रबी उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनसे किस उपज के मामले में उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत लाभ किसानों को प्राप्त होगा? रेपसीड और सरसों पर। घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए चीनी के निर्यात पर 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए प्रतिबंध सरकार ने मई 2022 में आरोपित किया था। और प्रतिबंध की इस अवधि में कब तक के लिए वृद्धि अक्टूबर 2022 में की गई? तो 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा सरकार ने सितंबर 2022 में प्रदान किया है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड को। वर्तमान में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, ये आपका NBFC अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और जो महारत्न कंपनी का दर्जा दी जाने की व्यवस्था है, ये 2010 से प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2022 के अंत में देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? 12। डाकघरों में खोले जाने वाले बचत खातों में कितने प्रतिशत सालाना ब्याज खातेदारों को उनकी जमाओं पर प्राप्त होती है? 4%। वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 40वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर वो ये है कि पूर्व वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में निम्नलिखित किस उपज की देश में कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो बागवानी उपजों में। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले बेन एस बर्नानके निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रमुख रहे हैं? तो ये फेडरल बैंक रिजर्व के प्रमुख रहे हैं। RBI ने चालू वर्ष 2022-23 में भारत में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान सितंबर 2022 में मौद्रिक नीति घोषणा
किस समय व्यक्त किया? तो 7%। निम्नलिखित में से कौन से बैंक या संस्थान शाख का सृजन क्रेडिट क्रिएशन करते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक करते हैं, कमर्शियल बैंक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में किस देश को मानव विकास की दृष्टि से सर्वोच्च रैंकिंग प्रदान की गई है? स्विट्जरलैंड को प्रदान की गई है। और वहीं यूएनडीपी की उपयुक्त रिपोर्ट जो संयुक्त ये रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट, इसके अनुसार 191 देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 132वीं रैंक प्रदान की गई है, 132वीं, जबकि 2021 में 131वीं रैंक थी, मतलब एक रैंक की गिरावट हुई है। भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2023 में प्रस्तावित है? हो चुका है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में, बी ऑप्शन। विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों में से सर्वाधिक ने किस देश की यात्रा 2021 के दौरान की? तो संयुक्त अरब अमीरात की। देश के सर्वश्रेष्ठ स्टैंड एलोन कन्वर्वेशन सेंटर का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सेंटर को पर्यटन मंत्रालय के राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों के तहत सितंबर 2022 में प्रदान किया गया है? तो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मॉट ग्रेटर नोएडा में जो है इसको प्रदान किया गया है, सी ऑप्शन। वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना रहा है? तो 617 अरब डॉलर का। जून 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग लगभग कितने प्रतिशत रहा है? 21%। और जो अन्य है वो दीर्घकालिक ऋण है। वित्त मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण के लिए जीडीपी का कितने प्रतिशत था? मतलब कुल विदेशी ऋण जो है देश के जीडीपी का कितना परसेंटेज है? तो 19.4% है। अगला है डेयरी क्षेत्र से संबंधित विश्व डेयरी सम्मेलन भारत के किस शहर में सितंबर 2022 में संपन्न हुआ? तो ग्रेटर नोएडा में। चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का अब कौन सा स्थान है? तो अब भारत का पहला स्थान है। पहले दूसरे पे था, पहले पे ब्राज़ील था, अब जो है उत्पादन में पहले पे है और निर्यातक के रूप में दूसरे पे है। गेहूं उत्पादन के मामले में पहला स्थान किस देश का है? चीन का। दूसरे पे भारत है उत्पादन में। और विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो रूस है। कोरोना के लिए देश में ही निर्मित पहली नेजल वैक्सीन, नाक के रास्ते से ली जाने वाली वैक्सीन का विनिर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? भारत बायोटेक के द्वारा। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा। प्रसिद्ध उद्यमी साइरस पूनावाला, जिनका एक कार दुर्घटना में निधन सितंबर 2022 में हुआ, निम्नलिखित में से किस कॉर्पोरेट ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं? टाटा सन्स के। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म वर्ष 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि रही है? छेलो सो। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण निम्नलिखित में से किसके नाम पर सितंबर 2022 में किया गया? शहीद भगत सिंह के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनियों की वर्ष 2022 की सूची में शामिल नहीं है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल नहीं है। इसमें ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम शामिल है, परंतु हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल नहीं है। भारत में 2021-22 में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का स्रोत कौन सा देश रहा है? तो ये आपका सिंगापुर रहा है। और भारत में 2021-22 के दौरान सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य में प्राप्त हुआ है? कर्नाटक में। अगला है भारत में जल विद्युत की स्थापित क्षमता लगभग कितनी है? अगस्त 2022 के अंत तक की स्थिति के अनुसार 0.5 गीगावाट। अगला है फाल्गुनी नायर, जिनकी गणना भारत की सबसे धनी महिलाओं में से की जाती है, निम्नलिखित में से किस कंपनी की संस्थापिका है? नायका कंपनी की, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। अगला है उद्योग व्यापार जगत की अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून की वर्ष 2022 की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? कुल 9 कंपनियां शामिल हैं। और वर्ष 2022 की फॉर्च्यून 500 ग्लोबल सूची में भारत की कितनी कंपनियों को इस वर्ष पहली बार स्थान दिया गया है? 2 कंपनियों को पहली बार दिया गया है। भारत में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अगस्त 2022 में किस शहर में संपन्न हुआ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। भारत की रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में अक्टूबर 2022 में संपन्न हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में। और रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो, जो रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कही जाती है, का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 2 वर्षों के अंतराल पर। भारत के प्रसिद्ध उद्यमी राकेश झुनझुनवाला, जिनका निधन अगस्त 2022 में हुआ, ने निम्नलिखित में से कौन सी विमान कंपनी लॉन्च की थी? तो इनकी विमान कंपनी का नाम क्या था? आकाशा एयर। भारत की किस विमान सेवा कंपनी के पास विमानों का सबसे बड़ा विशाल बेड़ा है? इंडिगो के पास। वर्ष 2022 की फॉर्च्यून 500 ग्लोबल सूची में शामिल भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च स्थान किस कंपनी का है? तो एलआईसी का है, एलआईसी। फॉर्च्यून पत्रिका के आकलन के अनुसार राजस्व अर्जन की दृष्टि से विश्व की कौन सी कंपनी का पहला स्थान है? तो वॉलमार्ट का है। वर्ष 2022 की इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की बायो इकोनॉमी का आकार 2021 में 80 अरब डॉलर से अधिक था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यह 250 अरब डॉलर की हो जाने का अनुमान इसमें व्यक्त किया गया है? तो 2025 तक।
भारत की 11वीं कृषि संगणना कब शुरू हो की गई है? जुलाई 2022 में। जुलाई 2022 में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भारत में 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि के संबंध में अपने अपने अलग पूर्वानुमान प्रस्तुत किए हैं। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमान कितने प्रतिशत का है? तो 7.2% का है। ए ऑप्शन। अगला है, कृषि मंत्रालय के अगस्त 2022 में जारी चौथे अग्रिम अनुमानों में 2021-22 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना आकलित किया गया है? 315.7 मिलियन टन का। निम्नलिखित में से किस वर्ष देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन सर्वोच्च स्तर पर है? 2021-22 में। गन्ना उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि पिराई सत्र 2022-23 के लिए की है? 15 रुपए की वृद्धि की है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है? तो गोवा को किया गया है। और वहीं विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहां पर संपन्न हुआ? तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। विश्व की कुल जनसंख्या किस तिथि को 8 अरब हो जाने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2022 में व्यक्त किया गया है? तो 15 नवंबर 2022 को। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? इंदरमीत गिल को। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ की वर्ष 2022 की रैंकिंग में मैनेजमेंट की शिक्षा के मामले में कौन सा संस्थान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? तो ये है आईआईएम अहमदाबाद। लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर एक राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार की स्थापना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। और वही निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। पंजाब में धान की पराली न जलाने वाले किसानों को इसके लिए प्रति एकड़ कितना मुआवजा प्रदान करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? प्रति एकड़ 25,000 की घोषणा। नहीं, 25,000, 2,500 की, 2,500 की। देश में मसालों की फसलों का वार्षिक उत्पादन लगभग कितना है मसालों का? तो 11 मिलियन टन का है। आगे चलते हैं, 173 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 173। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस नहीं है? तो देखिए, देवास सालबोनी नासिक में है, परंतु मोहाली में नहीं है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी वार्षिक रिपोर्ट है? अंकटाड की है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार बीते वर्ष 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सर्वाधिक अंतर प्रवाह किस देश में रहा? मतलब कहाँ पर सबसे अधिक एफडीआई गई है? तो अमेरिका में। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार बीते वर्ष 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सर्वाधिक बाह्य प्रभाव मतलब किस देश से बाहर गया है? तो वो भी उसमें भी अमेरिका ही नंबर 1 पर है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में पूर्व वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 64% की वृद्धि हुई है। हाल ही में जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था का आकार 2021 में लगभग कितना रहा है? तो ये 80 अरब डॉलर का। विश्व बैंक के जून 2022 के एक पूर्वानुमान में भारत में 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो ये अनुमान जो है कितना, एक सेकंड, कितना रहने का? 7.5%। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं? तो संजीव बजाज हैं। भारत की सर्वाधिक धनी 100 महिलाओं की हुरून कोटक की वर्ष 2022 की सूची में शीर्ष स्थान रोशनी नाडार को दिया गया है। रोशनी नाडार किस कंपनी से संबंध है? HCL से। वहीं हुरूक कोटक की सबसे धनी महिलाओं की सूची में दूसरा नाम फाल्गुनी नायर का। फाल्गुनी नायर किस कंपनी से संबंधित है? नायका से। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2022 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब हो जाने में कितना वर्ष लगा है? 11 वर्ष लगा है। वरिष्ठ बैंकर आदित्य पुरी निम्नलिखित में से किस वाणिज्यिक बैंक के प्रबंध निदेशक रहे? HDFC बैंक के। निम्नलिखित में से कौन CBDT अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरमैन जून 2022 में नियुक्त किए गए हैं? तो नितिन गुप्ता किए गए हैं। अगला देखते हैं, जून 2022 में 5 देशों के समूह ब्रिक्स पर का शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ है? तो चीन की मेजबानी में। 7 देशों के समूह G20 का शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में जून 2022 में संपन्न हुआ है? जर्मनी की मेजबानी में। और मई 2022 में देश में थोक मूल सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर 15.88% आकलित की गई। यह दर विगत कितने वर्षों में सर्वोच्च है? विगत 31 वर्षों में सर्वोच्च है। 31 वर्षों, डी ऑप्शन। वस्तुओं और सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर GST का निर्धारण करने वाली GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जून 2022 के अंत में बैंकों के लिए सांविधिक तरलता अनुपात SLR कितने प्रतिशत था? तो ये 18% था। अर्थव्यवस्था में सरप्लस तरलता को अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सहायक हो सकता है? तो नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि।
यदि रेपो दर में बढ़ोतरी कर दें, बैंक दर में बढ़ोतरी कर दें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर में बढ़ोतरी कर दें, तो ये अवशोषित करने में सहायक हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर कितने पद होते हैं? तो कुल 4 पद होते हैं, एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में 4 उद्यमियों की अंशकालिक निदेशकों के रूप में नियुक्ति जून 2022 में की गई है। इनमें एक पंकज पटेल हैं। श्री पटेल किस औद्योगिक कंपनी से संबंधित हैं? तो ये जो हैं किससे संबंधित है? एक सेकंड, कैंडिला हेल्थ केयर से। कर्मचारियों की भविष्य निधि जमाओं पर देय ब्याज दर 2021-22 के लिए कितनी निर्धारित की गई है? 8.1%। निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम को। और वहीं 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने जून 2022 में घोषित किए हैं। यह मूल्य किसकी संस्तुतियों के आधार पर घोषित किए गए हैं? कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग CACP के संस्तुतियों पर। कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारण के लिए सरकार की नीति यह है कि यह मूल्य उपज की लागत पर कम से कम कितने प्रतिशत लाभ प्रदान करने वाला हो? कम से कम 50% लाभ प्रदान करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। यह है 2022-23 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की है? 100 रुपये की। 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक 523 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने जून 2022 में की है? तो तिल में। जून 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने जून 2022 में घोषित किए थे, उनसे किस उपज की उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल किसानों को प्राप्त होगा? तो बाजरा की उपज पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रश्नों को देखिए। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 201 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के ताजा अंतिम आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही है? तो 8.7% की। अगला है CSO अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के राष्ट्रीय आय प्रचलित मूल्यों पर कितनी रही है? तो ये आपकी 205.3 लाख करोड़ रुपए रही है। बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में लगभग 1.67 लाख नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ। नई कंपनियों का यह पंजीकरण किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है? तो महाराष्ट्र में। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO के चालू वर्ष 2022 में वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान अपनी हाल ही की एक रिपोर्ट में व्यक्त किया है? तो 3% की। भारतीय मूल के उद्यमी श्री सत्य नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 2022 के दौरान किए हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। तो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के साथ। तो C ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 15वां सत्र अप्रैल मई 2022 में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्ष IPL 15 का टाइटल प्रायोजक रहा है? तो वो आपका टाटा ग्रुप था। कौन था? टाटा ग्रुप था। ये तो 15वां सत्र था। अभी हाल ही में जो है इसका 16वां सत्र चल रहा है। आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों से बोलियां सरकार ने आमंत्रित की थी। इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो सरकार की हिस्सेदारी इसमें 51% है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते का नवीकरण भारत ने मई 2022 में किया? तो अमेरिका के साथ में किया। किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। C ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 210 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग कितनी राशि केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में हस्तांतरित की है? तो 30,300 करोड़। अगला है वाणिज्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत में लगभग कितनी राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया गया? तो कितनी का? 84 अरब डॉलर का। वाणिज्य मंत्रालय के उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले में किस राज्य का पहला स्थान रहा है? कर्नाटक का। और 2021-22 के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया गया है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में। अगला है पीटर्स एल्बर्स निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस के नए CEO मई 2022 में नियुक्त किए गए हैं? तो ये नए CEO बने हैं इंडिगो के। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र रहा है? तो अमेरिका है। दूसरे पे रशिया है। अगला है भारत में घरेलू विमानन या विमान सेवा बाजार में निम्नलिखित में से किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो किसकी है? इंडिगो की है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिगो की है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी का बाजार पूंजीकरण एम कैप मई 2022 के अंत में सर्वाधिक था? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? बांग्लादेश के साथ में। मई जून 2022 में मुंबई में संपन्न 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा प्रदान किया गया था? बांग्लादेश को। वाणिज्य मंत्रालय की मई 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्ष 2022 की वार्षिक बैठक किस शहर में मई 2022 में संपन्न हुई? तो स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष वर्तमान में क्या है? 2012 है। भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? 3 सदस्य। 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकार के द्वारा और 3 आरबीआई के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला है चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मौद्रिक नीति की पहली समीक्षा रिजर्व बैंक द्वारा 8 अप्रैल 2022 को जारी की गई। ऐसी कितनी समीक्षाएं इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभी और संभावित? देखिए, एक पूरे वित्तीय वर्ष में लगभग मतलब 6 आपके मौद्रिक नीति की समीक्षाएं रिजर्व बैंक जारी करता है। प्रत्येक 2 माह पे इसको जारी किया जाता है। तो अभी एक हो गई है और 5 और बचे हैं। वित्त मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 620 अरब डॉलर से अधिक था। यह जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह लगभग कितना था? तो ये 19.9%। भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। आगे चलते हैं, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के वस्तुगत निर्यात लगभग 420 अरब डॉलर के रहे हैं। संदर्भित वर्ष में देश के वस्तुगत आयात लगभग कितनी राशि के रहे हैं? तो ये लगभग 612 अरब डॉलर के। वहीं अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में किस श्रेणी के निर्यात सर्वाधिक रहे हैं? डॉलर में। निर्यात मतलब हमने चीज़ों को बेचा है। तो यह है इंजीनियरिंग का सामान। अगला है 2021-22 के दौरान भारत के वस्तुगत आयातों में जो चीज़ें हमने खरीदी हैं में निम्नलिखित में से किसका आयात सर्वाधिक रहा है डॉलर मूल्य में? तो ये आपका POL पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स रहा है। आगे बढ़ते हैं, 2021-22 में भारत में फलों का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा है? 100 मिलियन टन। भारत के अग्रणी उद्यमियों में गिने जाने वाले शिव नडार निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो ये HCL कंपनी के संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से किस उद्यमी को उद्योग व्यापार जगत के वर्ष 2021 के अर्स्ट एंड यंग पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो नायका के संस्थापक फागुनी नायर को। आगे बात करते हैं, वर्ष 2021 के इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? सिप्ला की समीना हमीद को। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक एवं कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का गठन करने की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई है? यूरोपीय संघ के साथ में। स्वदेश निर्मित छोटे यात्री विमान डोर्नियर 2028 की व्यावसायिक सेवाएं देश के किस क्षेत्र में अभी शुरू की गई हैं? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? सुमन कुमार बेरी हैं। खाद्य एवं आतिथ्य की एशिया की सबसे बड़ी कही जाने वाली प्रदर्शनी आहार 2022 का आयोजन किस शहर में अप्रैल 2022 में आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। नॉस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का एक संगठन? तो IT कंपनियों का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विमान सेवा कंपनी ने अपना नाम गो फर्स्ट कर दिया है? गो एयर ने किया है। विश्व बैंक के जनवरी 2022 के अद्यतन आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2022-23 के दौरान GDP में वृद्धि सर्वाधिक रहेगी? तो ये आंकड़ा थोड़ा सा पुराना जनवरी 2022 का है, तो इसे रीचेक कर लीजिएगा। तो भारत है 2022 में। यदि अद्यतन मतलब करंट का कोई आंकड़ा आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विमान सेवा कंपनी में टाटा समूह की हिस्सेदारी है? तो एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस, इन तीनों में है, तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस दूरसंचार कंपनी की मोबाइल फोन सेवा में बाजार हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो रिलायंस जियो की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह को वर्ष 2022 के प्रारंभ में उसका कार्यकाल पूरा होने के पश्चात सेवा से मुक्त किया है? इनसेट 4B को। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया पूर्णकालिक सदस्य फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया था? तो संजीव सन्याल को नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए रही है, तो अर्थात ये अभी भी इस पद पर हैं। और जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर विवेक देवराय हैं।
आगे चलते हैं। अगला है आपका बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था इरडा के चेयरमैन पद पर किसकी नियुक्ति मार्च 2022 में की गई थी? देवाशीष पांडा की अभी भी इस पद पर हैं ये। वित्तीय लेखांकनों पर निगरानी करने वाले नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में नियुक्त किया गया था? अजय भूषण पांडे को और वर्तमान में भी इस पद पर हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विंड टर्बाइन्स की स्थापना के लिए एक अनुबंध जो पहले एक चीनी फर्म को दिया गया था, भारत ने मार्च 2022 में प्राप्त किया है? श्रीलंका से। निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्वतंत्र व्यापार के लिए एक द्विपक्षीय समझौता भारत ने 2022 में संपन्न किया? संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। उद्योग व्यापार जगत के वर्ष 2021 के इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के तहत अडार पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अडार पूनावाला किस कंपनी के सीईओ हैं? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। निम्नलिखित में से किस उद्यमी को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार उपयुक्त पुरस्कार होता है, मतलब ये जो इकोनॉमिक्स टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार है इसके तहत दिया गया? तो सिप्ला की समीना हमीद को। ये इस पे हम लोग प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर पुरस्कार उपयुक्त पुरस्कारों के तहत, ये जो पुरस्कार यहाँ पे जिसकी बात की गई इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार, इसके तहत मार्च 2022 में दिया गया? तो ये दिया गया था आपका HCL को, जिसके कह सकते हैं चेयरमैन कौन है? शिव नडार हैं। अगला है मार्च 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में जारी हैप्पीनेस सूचकांकों की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये मार्च 2022 की बात कर रहे हैं, जबकि मार्च 2023 में जो है जो नया आंकड़ा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, तो उसके भी आंकड़े आ गए हैं, रिपोर्ट आ गई है। तो हम नए वाले की यदि बात करें तो नए के हिसाब से भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार भी सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। पिछले 6 वर्षों से ये नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है और चौथे पे इजराइल है, जबकि 2022 में चौथे पे स्विट्जरलैंड था, परंतु 2023 में जो है इजराइल चौथे नंबर पे आ गया। अब यहाँ पर भारत की बात कर लेते हैं 2023 के हिसाब से। तो 2023 में भारत जो है 126वें स्थान पर है, जबकि 2022 में भारत जो है 136वें स्थान पर था, 136 पे था, अब 2023 में 126 हो गया, मतलब 10 अंकों का जो है या 10 स्थानों का बढ़त हासिल की है भारत ने, ठीक है। वहीं 2021 में जो है 139 पे था। इस प्रकार से लगातार देखें 3 वर्षों से इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। आगे चलते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमाओं पर 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की संस्तुति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने की? ये 2021-22 के लिए है, तो तब 8.1% की गई थी, जो कि सर्वाधिक निम्नतम रही थी। अब 2022-23 के भी आंकड़े आ गए हैं, तो 2022-23 के आंकड़ों की बात करें तो ये कितना है? इसको 8.15% निर्धारित किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।